नमस्कार। लास्ट टर्न पे हमने भौतिक राशियां, उनके प्रकार, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और मात्रक संबंधी कुछ बातें सीखी थी, जिसमें से एक सवाल ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इससे अपन शुरुआत करते हैं। निम्न में से मात्रकों संबंधी कौन सा कथन सही है? हमारे पास कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला कथन दिया हुआ है, किलोग्राम छोटा है ग्राम से। अब इस कथन को सोचने पर, विचार करने पर शुरुआत करते हैं। आप सबको पता है बच्चों कि किलोग्राम बड़ा मात्रक है, ग्राम छोटा मात्रक है, ठीक है ना? राइट, ये आप सबको पता है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को एक्सप्लेन करने जाऊं तो आप सबको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, सही है। लेकिन इस बात को मैं, ये आप जानते हो कि किलोग्राम बड़ा है और ग्राम छोटा है, तो ये कथन गलत कथन है, ये आपको पहले से पता है। लेकिन इसको मैं n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u के परिप्रेक्ष्य में आपको समझा रहा हूं। कैसे? देखो, हमने ये सीखा है कि nu यदि एक दिया गया मापन है तो n व्युत्क्रमानुपाती है u के। लास्ट टाइम पे हमने ये बात सीखी थी। अब ये बात यहां लागू हो रही है। आप चेक कर सकते हो कि 1 किलोग्राम में संख्या 1 छोटी है और संख्या 1000 बड़ी है, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि किलोग्राम ये बड़ा मात्रक है, बड़े मात्रक के साथ छोटी संख्या आ रही है, और जब मैंने उसी मापन को छोटे मात्रक में कन्वर्ट किया, किलोग्राम से ग्राम छोटा मात्रक बन गया, तो संख्या बड़ी हो गई। मात्रक छोटा, संख्या बड़ी। ध्यान आ गई? और वैसे ये नहीं भी जानो तो आपको पहले से ही पता था ये, ठीक है ना? जरा आगे देखते हैं तो और समझ में आएगा। सेकंड ऑप्शन है सेंटीमीटर बड़ा है मीटर से, यहां लिखा है, लेकिन आप सबको पता है कि मीटर बड़ा होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है। इसमें कोई बताने लायक बात है नहीं, आपको पहले से ही पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब आप यहां देख सकते हो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u लागू हो रहा है, यहां पर भी लागू हो रहा है। संख्या 1 है, छोटी है संख्या, अगर साथ में जो मात्रक है वो बड़ा है। जब मात्रक को छोटा कर दिया, मीटर बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर छोटा मात्रक, छोटा मात्रक कर दिया तो संख्या बड़ी हो गई, राइट? ठीक है। और यह कथन गलत है, यह भी आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो तीसरा वाला है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक है। इस मात्रक में आप डायरेक्टली तो नहीं बता सकते देखकर कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब छोटा है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यह कथन सही है कि गलत है। किलोग्राम और ग्राम डायरेक्ट बता सकते हो, सेंटीमीटर मीटर डायरेक्ट बता सकते हो, ये डायरेक्ट नहीं बता सकते। देखो, बचपन में हम कुछ इस प्रकार की मैथ्स पढ़ते थे ना, ये उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि आप जानते हो कि 3 छोटी संख्या है और 4 बड़ी संख्या है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं 1/3 और 1/4 लिख देता हूं, अब बड़ी संख्या कौन सी, छोटी संख्या कौन सी, नियम बदल गया, ठीक है। जब मैं 1 को 3 से भाग दे रहा हूं और 1 को 4 से भाग दे रहा हूं, तो मैं जब बड़ी संख्या से भाग देता हूं तो भाग देने के बाद जो आंसर आता है, बड़ी संख्या से भाग देने के बाद वो छोटा आता है। यानी 1/4 छोटी संख्या और 1/3 बड़ी संख्या है। पता है ना आपको? बस ऐसे ही कुछ इसमें भी सोचो, ठीक है ना। जरा देखो, 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, अगर मैं 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के बारे में विचार करूं तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, और मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर टू दी पावर 3, सही है। मैंने 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दिया और 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख दिया, कन्वर्ट कर दिया। यानी मुझे क्या मिलता है, 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बराबर, ऊपर तो 1000 ग्राम ही रहेगा बच्चों, नीचे 100 गुणित 100 गुणित 100 3 बार हो गया, सेंटीमीटर का क्यूब, ऐसा लिख दिया। अब देखो, ये 1 0 इस 1 0 से कट गया, ये वाला 1 0 इस 1 0 से कट गया, ये वाला 1 0 इस 1 0 से कट गया, नीचे 3 शून्य बचे। यानी 1 किलोग्राम बटे मीटर क्यूब ये बराबर है 0.001
1/1000 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब। सही है। अब आप ध्यान से देखें, ये नियम लगा दे, है ना। अब आप जानते हैं बच्चों कि संख्या एक बड़ी है। आप जानते हो मेरे बच्चों, संख्या एक बड़ी है किससे? 0.001 से। पॉइंट में है ना, 0.001 छोटा है ना, और एक तो बड़ा है ना, तो यानी संख्या एक बड़ी है 0.001 से। सही है। अगर ये संख्या बड़ी है तो ये मात्रक छोटा होना चाहिए, क्योंकि नियम है n व्युत्क्रमानुपाती u। ध्यान आया नियम? ठीक है ना। तो अतः किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जो संख्या एक के साथ है वो छोटा मात्रक होना चाहिए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से। ठीक बात है ना, चूंकि n व्युत्क्रमानुपाती होता है u के। ये नियम लगा के इस बात को हमने समझ ली कि अच्छा, हमें ये तो नहीं पता था कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, लेकिन बच्चों हमें ये तो पता है ना कि संख्या एक जो है वो बड़ी है और संख्या 0.001 ये छोटी है। तो अगर ये संख्या छोटी है तो इसके साथ जुड़ा हुआ मात्रक निश्चित तौर पर बड़े मान का होना चाहिए और ये मात्रक छोटे मान का, राइट। और इसका मतलब जो हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, जरा उन ऑप्शंस पे निगाह डाले। हमारे पास 4 ऑप्शन थे, जरा देखें ये 4 ऑप्शन। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में अब आपको नजर आ रहा है कि ये थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट आंसर है। सही है, पूरी बात समझ में आ गई बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। देखिए, अब हमको अगले कॉन्सेप्ट को समझना है। जरा देखें अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है। तो अगला कॉन्सेप्ट है मापन की पद्धतियां। जरा इस कॉन्सेप्ट पर विचार करें, मापन की पद्धतियां। ठीक है, मापन की पद्धतियां। तो बच्चों, मापन की पद्धतियां होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी मूल मात्रकों के समूह को मापन की पद्धति कहते हैं। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझ लो भाई, केवल थोड़ा सा आगे बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, निम्न मापन की पद्धतियां प्रचलित हैं। तो बच्चों, कुछ मापन की पद्धतियां हैं जो प्रचलित हैं। इनमें से पहली पद्धति मैं लिख रहा हूं CGS पद्धति, जिसमें C का मतलब सेंटीमीटर, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अब देखो, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है। जब कुछ नहीं कहा जाता तो हमें पता है कि सामान्य तौर पर MLT द्रव्यमान, लंबाई, समय, इस समूह को मूल राशियों का समूह चुन लेते हैं। तो लंबाई, इस मूल राशि के लिए एक मात्रक चुन लिया सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए चुन लिया ग्राम और समय के लिए चुन लिया सेकंड। ये पहली पद्धति हो गई। बच्चों, ये पद्धति फ्रांस नाम के देश में विकसित हुई। फ्रांस नाम के देश में, ठीक है ना। फ्रांस नाम के देश के लोगों के लिए उनके वैज्ञानिकों ने जो पद्धति स्वीकार की, उनके राजाओं ने जो पद्धति स्वीकार की, वो थी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति। यानी उनके देश में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाने लगा। परंपरा शुरू हो गई। फिर बच्चों, पुराने जमाने में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की बहुत लड़ाइयां, इतिहास की बात कर रहा हूं, पुराने जमाने की, इंग्लैंड और फ्रांस के आपस में बहुत लड़ाइयां होती थी। तो फ्रांस ने कुछ चीज इजाद की तो वो इंग्लैंड स्वीकार नहीं करता था, वो अपनी कुछ नई बात सोचता था। तो ऐसे उनमें आपस में कुछ लड़ाइयां चलती थी। इसलिए इंग्लैंड में FPS पद्धति ने जन्म लिया।
FPS पद्धति। यह पद्धति इंग्लैंड वाली पद्धति है, इंग्लैंड में इसका जन्म, ब्रिटेन, ब्रिटिश लोगों की पद्धति। इसमें फुट, पाउंड और सेकंड इन मात्रकों पर विचार किया गया है। देखें, लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड। क्योंकि हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का राज था काफी सारे समय तक, तो देखो आज भी हमारे यहां जो पुराने कारीगर हैं, मिस्त्री, आप किसी को अलमारी बनवाने के लिए किसी कारीगर से कांटेक्ट करके घर पे बुलाओ, आप अपने घर का बाथरूम में टाइल्स फिट करवाने के लिए किसी मिस्त्री को, कारीगर को बुलवाओ, है ना, घर नया मकान बनाने के लिए। आप देखो ज्यादातर बार इन लोगों के मापन लंबाई के इंच या फुट में ही तो होते हैं। पुराने जमाने से चला आ रहा है तो चला आ रहा है, ठीक बात है ना, राइट। तो फुट, पाउंड, पाउंड द्रव्यमान का मापन। आज भी कई अस्पतालों में बच्चे का जन्म होता है तो कितने पाउंड का बच्चा हुआ, डॉक्टर यही पता करता है, मतलब पाउंड में मापन। आज भी कई पुराने अस्पतालों में ऐसे ही होता है, पाउंड, ठीक बात है ना, ओके। कितने पाउंड का बच्चा हुआ, पुराने लोग शायद अभी भी यही पूछते हैं, ठीक बात है, राइट। दादी नानी के जमाने के लोग जो है वो अभी भी पाउंड में पूछते हैं कि पाउंड में कितने पाउंड का बच्चा है, ठीक है ना। हालांकि अब प्रचलन में नहीं है, ब्रिटिश लोग निकल गए हैं। तो ये इंग्लैंड में, ये बच्चों इंग्लैंड में जन्म ली हुई पद्धति है, ठीक है ना। ये ब्रिटिश कल्चर की पद्धति है। वहां के राजाओं ने, वहां के क्वीन ने, वहां के लोगों ने, वहां के वैज्ञानिकों ने अपने लिए ये पद्धति विकसित की। अब बच्चों एक तीसरे प्रकार की पद्धति आती है, MKS पद्धति। MKS पद्धति यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड पद्धति। बच्चों ये एशिया में, हिंदुस्तान भी एशिया में आता है, तो जापान, चाइना, एशिया, इंडिया, ये सब मिलाकर एशिया है। तो एशिया में जो पद्धति विकसित हुई वो MKS पद्धति थी, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। अब इन सारी पद्धतियों के अलावा एक नई पद्धति का नाम मैं ले रहा हूं, चौथी पद्धति, और वो है SI पद्धति। बच्चों आपके लिए CGS, FPS, MKS पद्धति का कोई महत्व नहीं है। आपका जो पेपर आने वाला है, चाहे आप JEE मेंस दो, चाहे JEE एडवांस दो, चाहे नीट दो, चाहे क्लास 11 की एग्जाम दो, चाहे 12th की एग्जाम दो, फिजिक्स से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो 99.99% बार SI पद्धति से संबंधित मात्रकों के साथ ही पूछे जाएंगे। मैं 99.99% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 0.1% कभी कभी कहीं कहीं CGS पद्धति का जिक्र आ जाता है। FPS पद्धति का जिक्र तो बहुत ही कम बार, शायद किसी एग्जाम में तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक बात है ना। तो हमें CGS, FPS और MKS पद्धति के बारे में ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं। कुछ कुछ जगह MKS पद्धति की कुछ बात जरूर आ जाएगी, जहां आ जाएगी वहां मैं समझा दूंगा। मेन हमारे लिए SI पद्धति। अब SI पद्धति क्या है, अब इसी पर क्या, अब आपको ये पकड़ में आया लाइन, किसी मूल मात्रकों के समूह। देखो ये जो भी मापन की पद्धतियां हैं ये मूल राशियों के मात्रकों के समूह ही तो है ना। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड एक समूह है मूल मात्रकों का, फुट, पाउंड, सेकंड समूह है ना, मीटर, किलोग्राम, सेकंड समूह ही तो है, ठीक है ना। अब SI पद्धति क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो जब हर देश में, हर जगह, हर समाज में अलग अलग मापन की व्यवस्थाएं प्रचलित हुई, तो जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति हुई, पहले तो लड़ाइयां चलती थी, एक देश दूसरे देश से लड़ता ही रहता था, है ना। अभी थोड़ा कम हो गया ये, हालांकि अभी भी लड़ाइयां थोड़ी चलती है, लेकिन मुद्दे की बात ये, बताने की बात ये कि विज्ञान की प्रगति में बाधा ना आए, इसलिए सारे वैज्ञानिकों ने मिल बैठकर यह निर्णय लिया, ठीक है ना। तो बहुत सारे देश के वैज्ञानिक एक जगह जमा हुए, ठीक है, सब जगह से वैज्ञानिक बुलाए गए, और सिर्फ एक विषय के नहीं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी, मैथ से भी संबंधित अलग अलग क्षेत्र के सारे वैज्ञानिक बुलाए गए। और पहली बार उसे स्विट्जरलैंड नाम के देश में, उसकी कैपिटल है, राजधानी है जिनीवा, जिनीवा नाम के शहर में उन्हें सबको एकत्रित किया गया, बुलाया गया, और वहां सारे वैज्ञानिकों ने मिल बैठकर एक कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस का पहली बार जो नाम पड़ा वो नाम था जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के सभी वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया।
और उन्होंने मिल बैठकर निर्णय लिया कि एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत की जाए कि कोई किसी भी देश का वैज्ञानिक हो, किसी भी दूसरे देश के वैज्ञानिक के साथ मिलकर कोई काम करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है, किसी पर काम करना है, तो विज्ञान की प्रगति में अलग अलग भाषाएं होने की वजह से काम अड़ न जाए। तो वैज्ञानिकों की भाषा एक जैसी होनी चाहिए। इस विचार से एक नई पद्धति का जन्म हुआ, एसआई पद्धति। बच्चों, हमारा पेपर एसआई पद्धति में ही आएगा। चाहे हम 11वीं कक्षा की एग्जाम दे रहे हो, चाहे 12वीं की दे रहे हो, चाहे नीट की दे रहे हो, चाहे जेई मेंस, चाहे जेई एडवांस्ड, हमारा पेपर एसआई पद्धति। तो हमें जानकारी की जरूरत है एसआई पद्धति के बारे में, ठीक है? ओके, तो एसआई पद्धति के बारे में जरा जानकारी हासिल करें और यह भी समझे कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और इसे ऐसे इतना क्यों कहा जा रहा है कि ये वैज्ञानिक पद्धति है ना, दूसरी पद्धतियों से इसमें क्या विशेष बात है। तो बच्चों, पहली बात तो ये कि एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां व उनके मात्रक तथा 2 पूरक राशियां तथा उनके मात्रक परिभाषित किए। एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां और उनके मात्रक तथा 2 पूरक राशि और उनके मात्रक परिभाषित किए हैं, ठीक है? एकमात्र बच्चों एसआई पद्धति ही ऐसी पद्धति है जिसमें 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक राशियां परिभाषित किए गए हैं। सही है? देखो, बाकी पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई, समय, 3 मूल राशियां, कहानी खत्म। इसका नुकसान यह होता है बच्चों कि सीजीएस पद्धति या एफपीएस पद्धति की मैं बात करूं तो वहां पहली बात कि केवल 3 मूल मात्रक हैं। तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड संबंधित अगर कोई राशि आ गई या केमिस्ट्री संबंधित कोई राशि आ गई, अब आपके पास उसके लिए मात्रक की व्यवस्था ही नहीं है। अगर मैं सीजीएस और एफपीएस पद्धति में जाऊं तो, या एमकेएस पद्धति में जाऊं तो, सही है? ये एक ड्रॉबैक है। इसलिए यहां 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां, अभी आगे मैं लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, विज्ञान के हर क्षेत्र में मात्रक की जरूरत हो तो एसआई पद्धति उसे पूरा कर देगी। चाहे विज्ञान का कोई भी कोना, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी चैप्टर हो, उसमें मात्रक की कमी नहीं होगी। मूल राशियां भरपूर है, 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां, ठीक बात है ना? और दूसरी बात, बाकी किसी भी पद्धति में कार्य और ऊष्मा ऊर्जा के मात्रक भिन्न भिन्न हैं। सिर्फ एसआई पद्धति एकमात्र ऐसी पद्धति जो इस बात को महत्व देती है कि सभी प्रकार की ऊर्जाएं एक दूसरे में रूपांतरित हो सकती है। इसलिए मूल रूप से किसी भी ऊर्जा या कार्य का मात्रक एक जैसा होना चाहिए। तो सिर्फ एसआई पद्धति में कार्य, ऊष्मा ऊर्जा या अन्य किसी भी प्रकार की ऊर्जा के लिए एक समान मात्रक है। उस मात्रक के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, तब बात करेंगे, ठीक है बच्चों? फिलहाल पॉइंट नंबर 2 में हम विचार करें एसआई पद्धति की मूल राशियां कौन कौन सी है उसके बारे में जरा विचार करें। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, मूल राशि, उसका एसआई मात्रक और उसका लघु रूप, ठीक है? तो मूल राशि, उसका एसआई मात्रक और उसका लघु रूप, और ऐसी 7 मूल राशियां एसआई पद्धति ने परिभाषित की थी, जिसमें पहली है द्रव्यमान। द्रव्यमान मूल राशि स्वीकार की गई। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम और इसका लघु रूप छोटा के छोटा जी, केजी, मालूम ही है आपको ये तो। दूसरी है बच्चों लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर स्वीकार किया गया, लघु रूप स्मॉल एम। तीसरा है समय।
समय का मात्रक सेकंड स्वीकार किया गया, लघु रूप एस। चौथी राशि तापमान, इसका मात्रक केल्विन। चूंकि केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है, लॉर्ड केल्विन, तो इसलिए वैज्ञानिक का नाम होने से इसे कैपिटल के रूप में लिखा जाता है। पांचवा है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, यह भी वैज्ञानिक का नाम होने से कैपिटल ए इसका चिन्ह प्रदर्शित किया जाता है। छठी राशि है प्रदीप्त तीव्रता या प्रकाशिक तीव्रता। प्रदीप्त तीव्रता या प्रकाशिक तीव्रता भी बोलते हैं इसको, और इसका मात्रक है कैंडेला। कैंडेला को CD। और सातवीं मूल राशि है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और इसका मोल नाम का ऐसा ही मात्रक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म MOL स्वीकार किया गया। इस प्रकार से 7 मूल राशियां स्वीकार की गई, और साथ में व्युत्पन्न राशि, साथ में पूरक राशियां, 2 पूरक राशियां भी स्वीकार की गई। तो 7 तो मूल राशि हो गई बच्चों, और अब मैं बात कर रहा हूं पूरक राशियों की। तो पूरक राशियां हैं 2। तो SI पद्धति की पूरक राशियां, पूरक राशियों के बारे में जानकारी अपन हासिल कर रहे हैं। तो पूरक राशि, आप 10वीं बोर्ड के पेपर देते समय, बोर्ड के अध्ययन, 12वीं बोर्ड का पेपर देते समय, बोर्ड के अध्ययन में, बोर्ड की एग्जाम में पूरक सप्लीमेंट्री, सही है, पूरक कॉपी लेते हो ना, पूरक सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री एक बुकलेट और ले लेते हो लिखने के लिए जब कम पड़ जाता है, तो वही इसका आशय है। पूरक राशियों का आशय भी यही है, ये पूर्णता प्रदान कर रही है, राइट। केवल 7 से काम नहीं चला, तो इसलिए पूर्णता प्रदान करने के लिए पूरक राशि, उसका SI मात्रक और लघु रूप, उसका लघु रूप। तो पूरक राशि, SI मात्रक और लघु रूप। तो जरा चेक करें। पहली पूरक राशि है समतल कोण, या सामान्यतः कोण बोल देते हो आप। कोण का SI मात्रक है रेडियन, और इसका लघु रूप है RAD, रैड, रेडियन। और दूसरा है घन कोण, या इसको ठोस कोण भी बोलते हैं, कभी कभी घन कोण भी बोलते हैं, और इसका मात्रक है स्टेरेडियन, स्टेरैड, ये इसका लघु रूप है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखें, SI पद्धति की जो 7 मूल राशियां हैं, इनमें से प्रदीप्त तीव्रता, इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। हमारे पूरे सिलेबस में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होने वाली, न तो 11वीं में न 12वीं में। NCERT में आज से 20 साल पहले ऐसा चैप्टर हुआ करता था, और वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जो अलग से होती थी, उस वेस्ट बंगाल की टेस्ट में तो अभी तक है ना, पिछले 4-5 साल पहले तक यह चैप्टर अलग से हुआ करता था, जिसका नाम है फोटोमेट्री, प्रकाश मिति, यानी प्रकाश ऊर्जा का मापन। उसके अंदर इस मात्रक की जरूरत पड़ती थी, प्रदीप्त तीव्रता या प्रकाशिक तीव्रता, और कैंडेला उसका मात्रक। अब वो कोर्स से हटा दिया है, तो इस वजह से पहले जब था तो हम लोग पढ़ाया करते थे, अभी हट गया कोर्स से, तो ये पूरे कोर्स में कहीं काम नहीं आएगा, और इस वजह से इसके बारे में मैं कोई जानकारी आपको प्रदान नहीं करूंगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको पूरे कोर्स में। फिर भी इतनी सी बात बता देता हूं, कैंडेला ये दरअसल मात्रक है,
कि एक विशिष्ट प्रकार के मोम से बनी हुई इतने लंबाई की, विशिष्ट लंबाई की मोमबत्ती, उसका व्यास इतना होना चाहिए, उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, उसमें बत्ती डलनी चाहिए विशेष प्रकार की, उस बत्ती को जलाकर जो प्रकाश उसकी ज्योत से पैदा होगा उसका जो मापन होगा उसको 1 कैंडेला, ऐसे कुछ है। अपने को उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो इसके बारे में और कोई जानकारी की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। बाकी रहा सवाल द्रव्यमान लंबाई समय, ये तो बच्चों पूरे मैकेनिक्स में इसका जिक्र मैं बार बार करूंगा। द्रव्यमान लंबाई समय से न जाने कितनी सारी राशियां बनने वाली है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे और द्रव्यमान लंबाई समय के बारे में भी बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना। पूरी मैकेनिक्स में इसका उपयोग आता रहेगा आगे। 11वीं कक्षा का जो मैक्सिमम सिलेबस है वो मैकेनिक्स है, ठीक है। फिर तापमान, तो आपके कोर्स में ऊष्मा और ऊष्मागतिकी ये जो विषय है, इस विषय में तापमान का जिक्र बार बार आएगा। 12th में भी कुछ जगह तापमान का जिक्र आएगा, तापमान केल्विन, इसका जिक्र बार बार आता रहेगा। विद्युत धारा 12th में जाकर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के विषय आपको पढ़ना है, वो विद्युत धारा नाम की राशि के बिना तो अपूर्ण है, तो बहुत सारी जानकारी विद्युत धारा के बारे में आपको मिलने वाली है। पदार्थ की मात्रा, ये फिजिक्स में आपको ऊष्मागतिकी और ऊष्मा संबंधित बहुत सारे चैप्टर्स में काम आने वाला है, और केमिस्ट्री में तो आपका चैप्टर का ही नाम है मोल कंसेप्ट, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह मोल शब्द का इस्तेमाल होगा, फिजिक्स में भी बहुत सारी जगह होगा, तो पदार्थ की मात्रा मोल से संबंधित बात आप करने ही वाले हो। तो ये 6 मूल राशियां 7 हैं, उसमें से सिर्फ एक आपके काम नहीं आएगी क्योंकि कोर्स में वो चैप्टर हट गया है, बाकी सारी आपके काम में आएगी बच्चों। और अब बारी है मैं पूरक राशियों के बारे में समझाऊं, तो पूरक राशियों में से समतल कोण, इसके बारे में तो मैं अभी समझाऊंगा, बाकी घन कोण के बारे में अभी नहीं समझाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि कक्षा 11वीं के कोर्स में घन कोण या ठोस कोण कहीं काम नहीं आने वाला, वो सिर्फ अपने कोर्स में एक जगह काम आता है बच्चों, और वो है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय ये अपन पढ़ते हैं 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ हम गॉस प्रमेय पढ़ेंगे, तो उसके साथ हम घन कोण के बारे में जरूर जानेंगे, मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है ना। बाकी 11वीं वाले कोर्स में कहीं पे भी इसकी जरूरत नहीं, तो मैं समतल कोण के बारे में भी समझाता हूं। हाँ, एक विशेष बात यहां पर मैं आपसे करना चाहता हूं बच्चों, और वो आगे तक आप ध्यान रखना। देखो बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि ऐसे पढ़ाते हैं कि फिजिक्स शुरू ही करते हैं भौतिक शास्त्र में उपयोगी गणित, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ऐसे पढ़ाने का तरीका पूरी तरह गलत है, क्योंकि अगर मैं पहला चैप्टर ही पढ़ाऊं भौतिक शास्त्र में उपयोगी गणित, और फिर आगे जहां भी काम आए वहां आपको बोलूं बच्चों वो पीछे पढ़ाया था उसको रेफर कर लो, तो आपका वो चैप्टर ऐसे कभी पकड़ में नहीं आएगा। गणित ऐसी चीज नहीं है कि जिसको एक बार पढ़ा दिया और उसके बाद वो आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन बन गया, नहीं। गणित प्रैक्टिस का विषय है, जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस होगी आपकी उतना वो आपकी पकड़ में आएगा। और जो फिजिक्स है वो तो पूरी तरह मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अभी आपको थोड़ी इंट्रोडक्टरी थ्योरी नजर आ रही है, लेकिन आगे जाकर अगले लेक्चर्स में आपको सवाल ही सवाल नजर आएंगे, ठीक बात है ना। बहुत सारे सवाल करने हैं हमको, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है ना। तो अभी के शुरुआती लेक्चर पे मत जाना, फिजिक्स पूरा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, इसके अंदर मैथ्स तो अपने आप आएगी और वो हर चैप्टर में आएगी। तो जो जो मैथ्स जहां जहां आती जाएगी मैं हर बार उसे पढ़ाऊंगा, एक बार नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि एक बार पहली बार एक चैप्टर पढ़ा दिया मैथमेटिक्स इन फिजिक्स और फिर खत्म हो गई बात, नहीं, उससे बच्चों का भला नहीं होता। बच्चों का लाभ इसमें है कि उसकी प्रैक्टिस बच्चे करते रहे, और प्रैक्टिस तभी करेंगे जब टीचर उसको इंपॉर्टेंस देगा, तो मैं हर बार उसे इंपॉर्टेंस दूंगा और उस मैथमेटिक्स का जिक्र बार बार करूंगा, ठीक है ना। तो इस जगह जो जो मैथ्स यूज होगी वो यहां समझाऊंगा, फिर अगली बार वही मैथ्स यूज होगी अगले चैप्टर में, उसको फिर समझाऊंगा, नई मैथ्स यूज होगी उसको भी समझाऊंगा। हर मैथ्स जितनी मैथ्स आएगी वो पूरी मैथ्स एलैबोरेट करूंगा, ठीक बात है ना। फिजिक्स मैथ्स से ही बना है, तो वो मैथ्स हर चैप्टर में आती जाएगी और मैं हर चैप्टर में आपकी रिवीजन उसके साथ करता हूं। जब धीरे धीरे हर चैप्टर में उसकी प्रैक्टिस होगी तब जाकर उस पर आपकी पकड़ बनेगी, ठीक बात है, राइट, ओके। तो यहां मैं वो मैथ्स ले रहा हूं और ऐसे लिख दिया करूंगा कि ये वो जरूरी मैथमेटिक्स है जो फिजिक्स में यूज होती है, लेकिन ऐसा मैं एक चैप्टर के रूप में नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि हर चैप्टर में उसका जिक्र करूंगा ताकि आपकी बार बार प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है बच्चों, राइट। और यही सही तरीका भी है।
तो मैं अभी फिलहाल मैथमेटिक्स इन फिजिक्स